नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज बुधवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे बाजारों के लिए किस तरह के संकेत हैं। तो ग्लोबल मार्केट में अपडेट्स काफी ज्यादा है। वंस अगेन फेड की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। उससे पहले हम चर्चा करें, देख लेते हैं कि किस तरह का अब संकेत हमें मिलते दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस समय 120 अंक नीचे है। हम देख रहे हैं 17,900 के पास यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एशियन मार्केट्स में निकेई पर अगर नजर डाली जाए तो यहां पर भारी भरकम गिरावट हमने देखी है। 400 अंकों की गिरावट तो कुछ समय पहले तक दिख रही थी। थोड़ा सा ये अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 368-70 अंकों की कमजोरी वहां पर नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, फ्लैट टू नेगेटिव रुझान हमने यहां पर देखा है। डाउ फ्यूचर्स जहां एक बार निचले स्तरों से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में 23 अंकों की है कमजोरी। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहां पर भी हमने ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ देखा है। सुबह सुबह ही WTI क्रूड जहां $100 तक टूट गया था, ब्रेंट क्रूड को भी हमने देखा $106 के आसपास है। तो कई सारे संकेत हैं बुलिश और बेरिश साइड में, जो इसे ना तो बहुत तेजी से ऊपर जाने दे रहे हैं और कहीं ना कहीं $110 के नीचे दबा कर रखा है। लेकिन क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आज किन क्यूज पर रखनी है नजर, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे अपडेट हैं। फेड का ले ले, हमारे यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ले ले, कच्चा तेल ले ले, रशिया पर सैंक्शंस ले ले। कहाँ नजर रखनी है, कौन इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट के लिहाज से? हमारे मार्केट की बात करें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो अच्छी रैली हो चुकी है तो थोड़ा करेक्शन ऊपरी स्तरों पर आता ही है और फिर आप उसी हिसाब से न्यूज पर भी रिएक्ट करते हैं। पर दो तीन चीजें हुई हैं ग्लोबल मार्केट्स में जिसकी वजह से आज आपको थोड़ा मूड बिगड़ते हुए दिख रहा है। हालांकि हमारे बाजार के लिए डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, बट ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर आएगा तो हमारे बाजार भी उसको एस्केप नहीं कर सकते। अच्छी बात है, निचले स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी में आपको रिकवरी भी आती हुई दिख रही है, बट 125 अंकों की गिरावट है 17,900 के करीब। बाजारों की तेजी पर ब्रेक लगा, 280 अंक फिसलकर डाउ निचले स्तरों के आसपास ही बंद हुआ। ज्यादा गिरावट आपने आईटी में आती हुई देखी। नैस्डैक 2.25% नीचे था, 1.25% की गिरावट आपने देखी है। S&P 500 पे रसल 2000 में करीब 2% फिसलते हुए दिखा। फेड के काफी सारे रीजनल प्रेसिडेंट्स होते हैं जो लगातार पब्लिक में कमेंट्स देते हैं। उनमें से दो रीजनल प्रेसिडेंट्स ने कमेंट्स दिए हैं और वो कह रहे हैं कि आगे जाकर फेड को अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। यानी कि अगली पॉलिसी जो मई में है उसमें वो संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा रेट हाइक आ सकता है। बड़े रेट हाइक से क्या आधे % की बात कर रहे हैं या फिर आधे % से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ये तो जब होगा तभी समझ में आएगा। बट यही बाजार का भी डर था कि फेड आगे जाकर रेट्स काफी अग्रेसिवली बढ़ा सकता है। वो इसलिए है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि फेड की जो बॉन्ड बैलेंस शीट है, जो इतने सालों से वो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, अब वो बेचना भी शुरू करेंगे और अग्रेसिवली बेचना शुरू करेंगे। तो वो अगर करते हैं तो बाजार की लिक्विडिटी पर भी इंपैक्ट आएगा। तो इन दोनों चीजों की वजह से हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी बाजारों का मूड बिगड़ते हुए दिखा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ ट्रेड डेज लो पर बाजार बंद हुए। अग्रेसिवली रेट्स बढ़ाए जाएंगे और अग्रेसिवली बॉन्ड्स को बेचा जाएगा, इसी का आप इंपैक्ट देख रहे हैं। और इसलिए आपने देखा बॉन्ड यील्ड 2.6% पर आ गई, यानी कि इस साल की ऊंचाई पर है। इनफैक्ट अगर आप वैसे देखें तो 3 साल की ऊंचाई पर है ये बॉन्ड यील्ड। तो 2.6% अगर आपकी बॉन्ड यील्ड आती है तो डेफिनेटली वो एक चिंता का विषय बनते हुए दिख रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि बाजार में कल गिरावट आई। बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमेशा आईटी स्टॉक्स पर ही आता है और कल हमने वही होते हुए देखा। सभी के सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स फिसले हैं। नैस्डैक 2.25% नीचे था। सिर्फ ट्विटर में आपने थोड़ी खरीदारी देखी है क्योंकि ट्विटर का ऐलान भी आ गया। इलॉन मस्क ने जो 9.2% हिस्सेदारी खरीदी है, अब वो ट्विटर के बोर्ड में भी शामिल हो जाएंगे। तो ट्विटर में थोड़ा एक्शन था, बट बाकी आईटी शेयर्स फिसले हैं। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी है क्योंकि इकोनॉमी के संकेत ठीक हैं। हालांकि अब चिंता ये भी बन रही है, जो आप बात कह रही थी, कि रशिया यूक्रेन पर नए सैंक्शंस लग रहे हैं। अब अगर वो सैंक्शंस लगते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी होगा, सप्लाई में फिर से परेशानी आएगी और उसकी वजह से हम देखेंगे कि कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से वापस ग्रोथ पर भी असर आ सकता है। तो दोनों तरफ का इंपैक्ट है। एक तो फेड कह रहा है कि अग्रेसिवली रेट हाइक्स होंगे, दूसरी तरफ आप इन्फ्लेशन और बढ़ने की चिंता देख रहे हैं। अगर ये सप्लाई साइड इश्यूज होते हैं, ग्रोथ स्लो डाउन होता है, तो उसका इंपैक्ट अगर आप देखें तो कल बाजार का मूड इसलिए ही बिगड़ा है। हालांकि यूरोप के बाजार ठीक ठाक थे, थोड़े मिले जुले रहे। कच्चे तेल में भी आज सुबह हम देख रहे हैं कि दबाव आते हुए दिखा है क्योंकि अमेरिकी भंडार यहां पर बढ़ते हुए आए हैं। लगभग 11 लाख बैरल से अमेरिकी भंडार बढ़े हैं, तो उसका थोड़ा इंपैक्ट है।
साथ ही हम देख रहे हैं कि कोरोना के कुछ एरियाज में बढ़ते मामले, स्पेशली चीन में, मांग का असर पड़ सकता है। पर उसके सामने क्या ये सैंक्शंस और कच्चे तेल के दाम को ऊपर ले जा सकती हैं, फिलहाल तो नहीं मालूम। बट हाँ, कल की तेजी के बाद आज कच्चा तेल फिसला है, तो ये एक छोटी सी राहत का संकेत है। बट अदरवाइज ग्लोबल क्यूज आज सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं और ज्यादातर इंपैक्ट ये जो फेड के कॉमेंट्स है उसी की वजह से आ रहा है। आज जो फेड की बैठक हुई थी पिछली बार की, उसके मिनट्स भी आने वाले हैं, तो उससे भी थोड़े बाजार को संकेत मिलेंगे, वहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, शुक्रिया दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल रखने के लिए। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि इंटरनेशनल मार्केट से किस तरह की क्यूज हैं और हमारे मार्केट कितना इफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। लेकिन हम देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से कैसा प्रदर्शन रहा। एक और राहत भरा दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार एफआईआईज की तरफ से कैश स्पेस में खरीद बनती हुई ही दिख रही है। 375 करोड़ के आसपास की खरीद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने की है। घरेलू संस्थागत निवेशकों की बात करें तो उनका भी साथ मिला, 105 करोड़ के आसपास की खरीद। और एफएनओ स्पेस में भी देखा जाए तो एफआईआईज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 1941 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमने इस स्पेस में भी आते हुए देखी है। तो जिस प्रकार के संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये जो संस्थागत निवेशकों का परफॉर्मेंस है, इन सब के मद्देनजर आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनाई जाए, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर, कुछ समय पहले दीपांशु से जब बात हो रही थी, उन्होंने फेड के स्टैंड की बात की, फेड के रुख की बात की, एफआईआईज की तरफ से लगातार खरीद जारी है और बहुत सारे मिक्स बैग संकेत हैं। सर, कल जैसा हमने प्रदर्शन देखा, आज किस प्रकार के प्रदर्शन की उम्मीद है सर, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, मिले जुले संकेत हैं। जहां एक और अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी रही, वहीं आप ये देखिए कि कच्चा तेल वापस से 105-106 डॉलर के आसपास आया, तो वहां पर थोड़ी सी रिलीफ है। दूसरा, अगर आप हमारे मार्केट्स में देखें, एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने बिकवाली की है। 18,000 से थोड़ा सा नीचे बंद हुए, कमजोर तो नहीं है, थोड़ा सा सतर्क जरूर है। और एक हल्का फुल्का करेक्शन अगर और हो जाता है तो वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा होगा और बाजार वहां से हल्के होकर फिर से आगे बढ़ सकते हैं। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो हम कंफर्टेबल हो गए हैं, कल थोड़े हम ओवरबॉट थे, तो दोनों तरह के संकेत हैं। और ऐसे में कमजोर शुरुआत हो तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। जितना ज्यादा नीचे खुले उतना बेहतर है और उतना जल्दी हम खरीदेंगे। और खरीदने के लिए जो सबसे बढ़िया रेंज है, अगर वहां पर पहुंचते हैं, वो होती है 17,700 से 17,800। तो अगर आप 150 पॉइंट के आसपास, 125 पॉइंट शायद निफ्टी थोड़ा नीचे दिख रहा था, बीच में 150 पॉइंट नीचे था, तो अगर 150-200 पॉइंट की कमजोरी मिलती है तो वहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है। और ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। कमजोरी तभी होगी और अगर बाजार को ज्यादा करेक्शन देना है तो वो 17,675 के नीचे से ही शुरू होगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप मजबूती के साथ हैं, तो कोई खास चिंता करने वाली बात नहीं। हल्का फुल्का एक करेक्शन है, वो बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। तो 17,700 17,800 की रेंज पर फोकस है। ये तो हो गया नीचे सपोर्ट के तौर पर। 2 दिनों से हम 18,050 18,100 की रेंज में जाकर रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो वही ऊपरी रेंज होगी। फ्रेश खरीदारी बड़ी तेजी तब बनेगी जब 18,125 के ऊपर जाकर बाजार टिके या बंद होते हुए नजर आए। बैंक निफ्टी में अब थोड़ी सी दिक्कत है कि लेवल्स बड़े दूर दूर के नजर आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह के बड़े मूव है उसको देखते हुए। तो अब अगला सपोर्ट है, जो छोटा सपोर्ट है, बड़ा तो नहीं कह सकते, छोटा सपोर्ट है, वो 37,525 37,675 का है। कल चूंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा गिर चुका है ऑलरेडी निफ्टी के मुकाबले में, तो ऐसे में इस सपोर्ट लेवल पर नजर आएगी। अगर ये टूटा तो फिर 37,150 37,200 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। फिलहाल हम 37,525 37,675 के सपोर्ट पर फोकस करेंगे और ऊपरी स्तरों पर 38,550 38,750 ये 200 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर जाने पर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई आपको दिखेगी। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखनी है। तो बड़ा गैप मिले तो खरीदारी करनी है और कम गैप मिले तो थोड़ा इंतजार करना है। नीचे के लेवल पर का इंडेक्स में अब शायद आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे और थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी सर, शुक्रिया वो डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो सर ने क्लियरली कहा है कि अगर छोटा गैप के साथ मार्केट ओपन होता दिखता है या दिन के दौरान मिलता है तो वेट एंड वॉच की रणनीति, बड़ा गैप मिलता है तब आपके लिए खरीद के मौके होंगे। लेवल्स में रिपीट कर देती हूँ, 17,700 से 800 निफ्टी की सपोर्ट रेंज का काम करेगा। ऊपर 18,050 और 100 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये पार होती है तो 18,150 ये एक अगला पड़ाव होगा जिसको निफ्टी अपसाइड में टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में
37,525 से 675 ये एक आज सपोर्ट देने का काम करेगा, सपोर्ट रेंज का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अपर साइड में 38,550 750 ये अपर बैंड आज बैंक निफ्टी के लिए साबित होगी और यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के भी कुछ लेवल्स देखने को मिलेगा। और जैसे सर ने कहा, इंडेक्स में आपको कमाई करने का मौका मिलेगा एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी होगा और उसी की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। और मेरे साथ पूरी स्टॉक्स एंड न्यूज की डिटेल लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। सर ने तो बताया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा, आपकी लिस्ट क्या वो कहानी बयां कर रही है, क्या एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, बहुत सारों में ऑपरेशनल अपडेट्स है जो कि 2-3 दिन से चल ही रहा है। जैसे आज सबसे पहले ट्रिगर्स में जो 3 दिन की आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आईडीएफसी लिमिटेड जिसमें बोर्ड मीटिंग है इंटरिम डिविडेंड पर, एशियन ग्रेनिटो जिसमें बोर्ड मीटिंग है राइट इश्यू पर, और वोडाफोन आइडिया जिसमें आज वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी न्यू इनिशिएटिव्स के लिए जो लगभग दिन में 12 बजे होगी। कुछ प्राइस बैंड चेंज हैं जिसमें 20% टू 10% में है जीनस पेपर, 10% टू 5% है अडानी पावर और 5% टू 10% है जीएमआर पावर। अब आईपीओ अपडेट जो फाइनल या भरियों का खत्म हो जाएगा उसमें वो आईपीओ कुल अभी तक 7.9 गुना बढ़ा है, जिसमें क्यूआईपी 1.9 टाइम्स है, एनआईआई 8.8 टाइम्स है और रिटेल है 12.2 टाइम्स। अब ऑपरेशनल अपडेट्स हैं जो Q4 के, जिसमें टाटा स्टील है जो ये वाई आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। इंडिया का वॉल्यूम्स जो है वो 3.2% बढ़ा है, 3.2% बढ़ के 4.9 मिलियन टन आया है। यूरोप का वॉल्यूम जो 12.4% घटा है और वो घट कर 2.33 मिलियन टन आया है। और डिलीवरी वॉल्यूम्स जो हैं वो 9.6% बढ़े हैं और बढ़ने के बाद 5.12 मिलियन टन आए हैं। सिमिलरली टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए भी ऑपरेशनल अपडेट्स हैं जिसमें फिनिश स्टील बिक्री का वॉल्यूम वो 8.1% घटा है और घटने के बाद 1.58 लाख टन आया है। और क्रूड स्टील का आउटपुट है वो भी 10.8% घटा है और 1.66 लाख टन आया है। पीबी फिनटेक के भी Q4 के बिजनेस अपडेट्स हैं जिसमें इंश्योरेंस प्रीमियम 70% बढ़ी है वाई, न्यू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 38% बढ़ी है वाई और टोटल हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो लगभग 40% तक बढ़ी है। कंपनी ने ही पैसा बाजार का भी अपडेट दिया है जिसमें डिसबर्समेंट जो लोन डिसबर्स कर रहे हैं उसमें 72% की ग्रोथ आई है वाई आधार पर और क्रेडिट कार्ड जो पैसा बाजार के थ्रू इश्यू किए गए थे उसमें 299% की ग्रोथ आई है। बंधन बैंक में भी Q4 अपडेट्स हैं जिसमें 31 मार्च तक एडवांसेस जो हैं वो 16% बढ़कर आए हैं वाई और 31 मार्च जो कुल डिपॉजिट्स हैं वो भी 24% बढ़कर आए हैं। सिमिलरली साउथ इंडियन बैंक पर भी अपडेट है जिसमें 31 मार्च तक एडवांसेस 4% बढ़कर आए हैं और 31 मार्च तक जो डिपॉजिट्स हैं वो भी 8% बढ़कर आए हैं। पूना वाला फिनकॉप में खबर है जिसमें डिसबर्समेंट जो आए हैं वो है 3,330 करोड़ और कलेक्शन एफिशिएंसी 108.4% आई है और साथ ही जो AUM है वो 17% बढ़कर 16,500 करोड़ के आसपास आया है। मेरिको का Q4 बिजनेस अपडेट्स है जिसमें कंपनी ने बताया कि कमजोर ग्रामीण सेंटिमेंट्स और ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते थोड़ी मांग में धीमापन देखा गया है और ये सालाना आधार पर जनवरी-फरवरी का जो ये FMCG वॉल्यूम है उसमें गिरावट देखी गई है और जो मार्जिन्स हैं वो जो पिछले साल जो सेम क्वार्टर के मार्जिन थे उसमें सिमिलर रहने का अनुमान है। टीवीएस मोटर्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें जियो BP के साथ मिलकर कंपनी ने EV सॉल्यूशंस डेवलप करने का एक करार किया है और इसमें 2 और 3 व्हीलर के जो EV चार्जिंग इंफ्रा है वो उस पर काम किया जाएगा। पेटीएम पर ध्यान रखिएगा जिसमें फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में पेटीएम के आईपीओ को लेकर उस पर चर्चा की गई है और इसलिए क्योंकि पेटीएम का जो शेयर का जो दाम है अपने इश्यू प्राइस से काफी नीचे है। तो इन सब को समअप किया जाए तो यह है सारी चीजें जो सिंस में है। पॉइंट टेकन अरमान। तो अरमान ने जिन जिन स्टॉक्स से जुड़ी आपको खबरें बताई हैं उस पर ध्यान रखिएगा क्योंकि आज यहां खासा एक्शन होगा एंड ऑफ कोर्स आपको कमाई का मौका मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग स्ट्राइड्स फार्मा में खरीद की सलाह दे रहे हैं। टारगेट 385 का है, स्टॉप लॉस 356 का आप लगा के चलिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज की सलाह है L&T टेक में खरीदारी की, यहां पर वो 5600 का टारगेट बनता हुआ देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस जो उन्होंने रेकमेंड किया है वो 4,975 का है। सिमिलरली सेंट्रम ब्रोकिंग HCL टेक में खरीद की रेकमेंडेशन है, 1240 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको इस स्ट्रैटेजी के लिए 1175 रुपए के पास लगाकर चलना है। चलिए, स्ट्रैटेजीज तो हमने आपको अलग अलग ब्रोकिंग फर्म्स की बता दी, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं? आज बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में आपको किस प्रकार से कारोबार करने का मौका मिलेगा? इंडेक्स में या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रखने की जरूरत है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का प्रदर्शन हिमांशु कल हमने बनता हुआ देखा, अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी, उसके बाद करेक्शन आना लाजमी था जो कि कल हमने देखा है। आज क्या लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रणनीति अपनाई जाए? गुड मॉर्निंग।
देखिए बिल्कुल एक अच्छी तेजी के बाद हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कल के सेशन में आता हुआ नजर आया। साथ ही कल हमने देखा थोड़े से हॉकिश कमेंट्स फेड मेंबर की तरफ से देखने को मिले, जिसके बाद यूएस मार्केट में भी थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, थोड़ा हायर लेवल से प्रेशर बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर ब्रॉडली हम अपने बाजारों को देखें तो हमारा ऐसा मानना है कि जो तेजी का ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। और मुझे लगता है कि कल की मुनाफा वसूली के बाद और अगर आज थोड़ा सा गैप डाउन बाजार में मिलता है तो खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। 17,850, 17,800 पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हैं जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी निफ्टी में। और मुझे लगता है 18,000 तक के लिए पुल बैक के लिए तेजी का ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। 17,780, 17,750 इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। ये लेवल्स निफ्टी फ्यूचर्स के हैं। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी मुझे लगता है कि जिस तरह से पार्टिसिपेशन फाइनेंशियल्स और बैंक्स में लौटता हुआ नजर आया है, यहाँ पर भी कल की हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के बाद आज अगर 37,800 से 37,700 के बीच में कोई डिप मिलता है तो मुझे लगता है नया जी वो भी एक खरीदारी का काफी अच्छा मौका है। और वहां पर मुझे लगता है 38,200 तक के लिए इंट्राडे के लिए एक रिबाउंड के लिए तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 37,600 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। और क्लियरली ब्रॉडर मार्केट में जिस तरह का कल हमने एक एक्शन देखा था वो जो कैचअप है वो आज भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो फोकस कैश सेगमेंट में मिड कैप और स्मॉल कैप पर ज्यादा रहेगा। कल हमने देखा पावर स्टॉक्स में जबरदस्त रन अप तेजी देखने को मिली, तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वहां पर आज फॉलो अप मूव देखने को मिल सकता है। टाटा पावर ने एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है टाटा पावर एक स्टॉक है जो रडार पर रहना चाहिए। और साथ ही साथ जो एक ट्रेडिंग के लिए आइडिया आज के लिए रहेगा वो अदानी पोर्ट्स में रहेगा। वहां पर एक जबरदस्त कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, तो मुझे लगता है 740 के आसपास अदानी पोर्ट्स में एक अच्छी खरीदारी के मौके हैं। 725 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 780 से 800 रुपए तक के टारगेट मुझे लगता है बेहद शॉर्ट टर्म में अदानी पोर्ट्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, आपने पावर स्टॉक्स का जिक्र किया और डेफिनेटली वहां पर तो हमने करंट दौड़ती हुई देखी थी। मैं आईटी स्पेस पर आपसे चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़ा ट्रिगर रुपए से आता हुआ दिखता है जो लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है। रुपए पर भी मैं आपका व्यू लूंगी, लेकिन पहले मुझे आईटी स्टॉक्स बता दीजिए। कल हमने देखा कि जो निफ्टी आईटी था बिल्कुल फ्लैटिश मूवमेंट वहां पर रहा है और इनफैक्ट इन्फी, विप्रो ये सब हमने निफ्टी के लूजर्स में की लिस्ट में शामिल इन्हें देखा। क्या कोई स्कोप निफ्टी आईटी में बनता दिख रहा है आपको? नेहा जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छा एक पॉइंटर यहाँ पर रेज किया है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि आईटी इंडेक्स एक अभी कंसोलिडेशन मोड से गुजर रहा है और हमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन से यहाँ पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और उससे पहले मुझे लगता है कि लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में जिस तरह की पोजीशनिंग देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी देखने के लिए। जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक आइडियाज की बात है, मुझे लगता है इन्फोसिस एक ऐसा चार्ट है जो कि काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑल टाइम हाई से जस्ट थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है अगले हफ्ते से इन्फोसिस में, एचसीएल टेक में, टेक महिंद्रा में, इन सभी चार्ट में अच्छे ब्रेकआउट आते हुए नजर आ सकते हैं। पोजीशनिंग लॉन्ग साइड में देखने को मिल रही है और जो कंसोलिडेशन है मुझे लगता है कि इवेंट कैलेंडर से पहले, रिजल्ट कैलेंडर से पहले तेजी की पोजीशनिंग यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है बिल्कुल यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी करके चलें और अगले हफ्ते से इस पूरे सेक्टर में तेजी लौटते हुए नजर आ सकती है। ओके, चलिए हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में हर इंडेक्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आईडीबीआई बैंक से जुड़ी कोई बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसकी पूरी डिटेल इस वक्त मेरे सहयोगी अम्बरीश के पास है। अम्बरीश, गुड मॉर्निंग, जरा बताइए क्या खबर है? आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सरकार और एलआईसी दोनों ही आगे बढ़ चुके हैं। सरकार ने इसके लिए ऑलरेडी रोड शो शुरू कर दिए हैं जो कि अप्रैल अंत तक चलेंगे और जो हमें जानकारी मिली है कि इसके हिसाब से अप्रैल अंत तक इसका टिकट साइज और कितना हिस्सा घटाया जाना है वो भी तय कर लिया जाएगा और मई के अंत तक सरकार उम्मीद करती है कि इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाएगी। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो आईडीबीआई बैंक में सरकार और एलआईसी की दोनों को मिला के लगभग 95% हिस्सेदारी है और सरकार ये चाहती है कि मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो भाव है, उससे कम से कम 50% का प्रीमियम जरूर मिले। इसके लिए सरकार थोड़ा वेट करना चाहती है, वरना रोड शो जो है पिछले 2 महीने से लगातार चल रहे थे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में और अभी भी सरकार इसको कंटिन्यू करेगी अप्रैल एंड तक। और अप्रैल एंड पर जो विदेशी जो सेक्टर्स हैं जहां पे हमारा रोड शो होना है, उन सेक्टर्स के बाद सरकार ये तय करेगी कि इसका ईओआई के लिए हम कब जारी करेंगे और एक जो एक्सप्रेशन उनको उम्मीद है वो मई के अंत तक आने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर ये है कि एलआईसी और सरकार दोनों ही आईडीबीआई बैंक में अपना हिस्सा बेचेंगे।
ये तय करना बाकी है कि कितना हिस्सा बेचा जाएगा और मई के अंत तक इसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी होगा। जी शुक्रिया अम्बरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो बड़ी खबर देने के लिए। आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की ये जो खबर थी, इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स से अप्रूवल हमने पिछले साल मई में अर्ली फर्स्ट वीक में हमने मिलता हुआ देखा था। तो फाइनली वो एक अपडेट, वो एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे संवाददाता अम्बरीश की तरफ से आती हुई नजर रहेगी आज उस बैंक पर और इस सेक्टर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी मार्केट में किस प्रकार का एक्शन रह सकता है, कहां है कमाई के मौके, बात करते हैं आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, खासा उठापटक हम देख रहे हैं, कच्चा तेल एक ऐसे रेंज में आ गया है जहां पे कुछ बुलिश फैक्टर्स ऊपर चढ़ा देते हैं, फिर उसको दबा के नीचे ले आते हैं, लेकिन $110 के नीचे ही अब थोड़ा वो दायरे में घूमता दिख रहा है। हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति होगी आज? सेइंग दैट चाहे वो क्रूड ऑयल हो या इनफैक्ट गोल्ड हो, बहुत ही एक नैरो रेंज में अब जा चुका है। तो मुझे लग रहा है इंट्राडे में आज के लिए थोड़ा बहुत टेक्निकली कॉल लेना पड़ेगा। मुझे लग रहा है अप्रैल वाइजा क्रूड ऑयल 7750 के आसपास में ले, वन शुड गो लॉन्ग। 7700 का स्टॉप लॉस एंड 7850 का यहाँ पर टारगेट लेके हम चल सकते हैं। हालांकि इवनिंग सेशन में इन्वेंटरी नंबर्स आएंगे, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट विल ड्राइव द मार्केट। अर्ली मॉर्निंग एपीआई के नंबर्स आए थे, थोड़ा बहुत नेगेटिव न्यूज है, वो बिल्टअप रिपोर्ट हुआ है, बट आई थिंक फॉर इंट्राडे वन कैन गो लॉन्ग इन क्रूड ऑयल। ओके, ये तो बात हो गई कच्चे तेल की, लेकिन बताइए नेचुरल गैस 6% ऊपर बंद हुई है। वैसे बाय नेचर वी नो कि ये कमोडिटी बहुत ज्यादा उठापटक दिखाती है, लेकिन जिस प्रकार का जो पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, जिस तरह के सप्लाई कंसर्न्स हैं, क्या लगता है यहाँ से खरीद बनती है? Correct. So we have seen a fantastic rally marvelous rally in natural gas these days. और जैसा कि आपने बताया, रशिया यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन डेवलप हुए हैं 1 महीने 1.5 महीने से, सो ऑब्वियसली नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल है, इन सभी में हमने वोलेटिलिटी देखी थी। नेचुरल गैस कल के माहौल में, कल के सेशन में भी हमने 5.5% की रैली देखी थी। मुमकिन है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत यहाँ डिप मिले, 458 457 वन शुड गो लॉन्ग अराउंड दिस लेवल्स। 454 का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, एंड टारगेट फॉर इंट्राडे फॉर टुडे वुड बी 465। प्रेशियस माफ कीजिएगा, प्रेशियस मेटल तो आपने बता दिया, मेटल स्पेस में कहाँ एक्शन दिख रहा है? तो बेस मेटल्स में मुझे एल्यूमिनियम अभी भी बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है कि हाँ, एल्यूमिनियम 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट अगर 280 के आसपास ही मिले, वन शुड गो लॉन्ग 278 टारगेट, 278 स्टॉप लॉस एंड 284 टारगेट। लेकिन अगर मैं दूसरे कमोडिटी की बात करूं, जिंक ऑल्सो लुक्स वेरी, जिंक में मुझे लग रहा है अच्छी तरीके से इन्वेंटरी कम हो रही है, डिमांड स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रही है। सो मुझे ओवरऑल जिंक भी अच्छा लग रहा है। जिंक अप्रैल इज ट्रेडिंग अराउंड 352 करंट लेवल पे ही लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। 350 का स्टॉप लॉस है, 355 356 इज अ टारगेट। ओके, चलिए, तो एनर्जी, मेटल और प्रेशियस मेटल में सोना भी, वहां पर भी जून कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की रिकमेंडेशन है। 51,500 से अधिक का टारगेट वहां भी जिगर की तरफ से आज आता हुआ दिखा है। शुक्रिया जिगर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे नॉन एग्री स्पेस में अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब बात करते हैं एफआईआर की, यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और देख लेते हैं किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है अपनी एफआईआर। तो एक एक करके वो हम आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मॉर्गन स्टैनली टाटा मोटर्स पर ओवरवेट है और यहां पर इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया, पहले 448 था, बढ़ाकर 561 कर दिया है। सिमिलरली क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर ब्रोकरेजेस की जो रिकमेंडेशन है वो आपके सामने रखते हैं। जेफरीज उन्होंने अपनी बाय की पोजीशन मेंटेन रखी है, टारगेट हालांकि काटा है, पहले 590 था, अब उसको 540 का है। मैक्वायरी क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर उन्होंने आउट परफॉर्म का अपना आउटलुक बरकरार रखा है, टारगेट 510 का दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है अपना आउटलुक, अंडरवेट किया है, पहले इक्वल वेट था और अब टारगेट 442 से घटाकर 339 किया है। बंधन बैंक पर मैक्वायरी की रिकमेंडेशन आपको बताते हैं, उन्होंने अपना स्टैंस न्यूट्रल रखा है, टारगेट 320 का है। सिमिलरली मैक्वायरी का चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पर जो आउटलुक है आउट परफॉर्म का है, टारगेट 800 का सुझा रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली की इस पर जो रिकमेंडेशन है वो उन्होंने डाउनग्रेड की है, पहले उनका स्टैंस ओवरवेट था, अब इक्वल वेट किया है, टारगेट हालांकि इन्होंने बढ़ाया है, 710 से बढ़ाकर 775 किया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।